सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है BPCC 106 की सेकंड यूनिट के ऊपर, जिसको कि हम लोग ने एक यूनिट पहले ही कंप्लीट कर ली है। तो मुख्य रूप से हम लोग आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक आधुनिक मनोविज्ञान में योगदान हेल्महोल्ट्ज, फेक्नर, वुंड एवं विलियम जेम्स का। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो ये चार मुख्य वैज्ञानिक है, इनकी थ्योरीज और इनके प्रिंसिपल और इनके दिए गए रूल्स और इनके पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने क्या देखा, कैसे देखा और किस किस बारे में क्या क्या विचार अपने रखे। सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम लोग का मेन है अभी हर्मन वान हेल्महोल्ट्ज। हर्मन लुडविग फ्रिडरिक वॉन हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। वो 19वीं सदी में सबसे महान जर्मन वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। उन्होंने भौतिक शरीर विकास एवं मनोविज्ञान में अहम योगदान दिया। उन्होंने ने यंत्रवत् एवं नियतात्मक जैसे दृष्टिकोण पर बल दिया और सुझाव दिया कि मानव संवेदी अंग की एक मशीन की भांति कार्य करते हैं। हेल्महोल्ट्ज के लिए भौतिक शरीर विज्ञान एवं मनोविज्ञान में से मनोविज्ञान सबसे कम पसंदीदा विषय था। इसके बावजूद मनोविज्ञान में उनके योगदान में इतना वैज्ञानिक विषय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी इनके थोड़ा सा और इनके बारे में दिया हुआ है हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज के बारे में। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज स्वभाव से बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। महान प्रयोगात्मक कठोरता के साथ उन्होंने किसी भी तरीके से अधिक लोगों को भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षण की क्रियाविधि को दर्शाया। अभी उनका आ गया प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्ध नियम। सो यह नियम पहले भौतिक घटनाओं की व्याख्या करने में प्रयोग किया गया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह बताता है कि एक प्रणाली में ऊर्जा कभी भी लुप्त नहीं होती। लुप्त नहीं होती, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब अभी आपका जो खेलने कूदने में मन है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा जीवन भर खेलने कूदने में मन रहेगा। वो फिर परिवर्तित होगा, कभी पढ़ाई में जाएगा, कभी मौज मस्ती में चल जाएगा, कभी मूवीज देखने में चल जाएगा, कभी वीडियो गेम खेलने में चल जाएगा। हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। आपकी ऊर्जा का जो मेन मन है, एक तरीके से वो समझ लीजिए। एक दूसरे परिवर्तन भौतिक घटना प्रयोग करते हुए संरक्षण के नियम, ठीक है। तंत्रिका चाल की दर, रेट ऑफ नर्व कंडक्शन, नर्वस सिस्टम। ऐसा करने पहले माना जाता था कि तंत्रिका चालन मापन करने में बहुत ही तेज था। हालांकि हेल्महोल्ट्ज इसके सहमत नहीं थे एवं तंत्रिका चालन की दर को मापने के लिए अग्रणी प्रयास किया। ऐसा करने में क्रम में हेल्महोल्ट्ज ने मेढक की टांग को विद्युत आघात से उत्तेजन किया। ठीक है, मेढक पहले ही मर चुका था लेकिन उसकी टांग में जान थी। तंत्रिका के उत्तेजन के कारण के अंतिम छोर पर 1 मिनट के लिए पेन लगा दिया, जो चालित ड्रम के ऊपर चित्रित था। मतलब एक पेंसिल से उसका पैर को जोड़ दिया गया था, जो एक ड्रम चल रहा था गोल गोल, उसके ऊपर चल चल रहा था। पेंसिल उसको वाइट लाइन की तरह एक बना रही थी, एक लाइन ऊपर चित्रित था। इस व्यवस्था का उपयोग करते हुए हेल्महोल्ट्ज तंत्रिका का उत्तेजन की पहली बार पर पेन से खिसकने के बीच के समय की तुलना करने में सक्षम था। मतलब वो गोल गोल घूम रहा था, मतलब 1 सेकंड में एक चक्कर तक लगाता था वो। उसका क्या बोलते हैं, बेलनाकार सिलेंडर जो होता है वो घूम रहा था और उसके ऊपर से 1 सेकंड में एक राउंड मारता था वो। चलित तंत्रिका संरचना से गणना सक्षम करते थे, जैसे कि यार वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, जो भूकंप मापते हैं उसको, उसकी रीडिंग भी उसी तरीके से होती है। हेल्महोल्ट्ज के अनुसार तंत्रिका संरचना की दर 25 से 30 मीटर प्रति सेकंड थी। मतलब चलता था तो जब हिलाया उसका पैर मरने के बाद, तो जब पैर हिला तो उसकी पेंसिल हिली और उसके ऊपर जो ग्राफ तैयार हुआ, ऐसे 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 करके वो आया कि 30 से 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मेढक तंत्रिका संरचना मापने के पश्चात हेल्महोल्ट्ज ने मनुष्य के संवेदी तंत्रिकाओं के संरक्षण की दर को मापने का फैसला किया। उन्होंने उत्तेजना के रूप में स्पर्श का उपयोग करते हुए ऐसा करने की कोशिश की। हेल्महोल्ट्ज ने पाया कि प्रतिक्रिया का समय लंबा होता है जब पैर चेहरे की तुलना में उत्तेजित होता है। इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया समय इस बात को निर्धारित होता है कि उत्तेजना मस्तिष्क से कितनी दूरी पर है। लंबी दूरी के साथ कम दूरी की प्रतिक्रिया समय को घटाकर हेल्महोल्ट्ज संवेदी तंत्रिका
चालन की दर को गणना करने में सक्षम था, क्योंकि 50 से 100 मीटर प्रति सेकंड से बाहर आया। सो तंत्रिका चालन को मापने के लिए हिमनद द्वारा किए हुए शोध काफ़ी अहम था, क्योंकि यह दर्शाया गया कि तंत्रिका आवेगों को वास्तव में मापा जा सकता है। अभी तक कोई इतना मापना नहीं का था, लेकिन बहुत सही रियलिटी में उसको माप के एकदम उसको एकदम एकत्र एकदम नहीं कर पाया था उसको। सो अब आगे हम लोग का नेक्स्ट सिद्धांत, जो कि है प्रत्यक्षण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ परसेप्शंस। हेमहोल्ट्ज के अनुसार परिप्रेक्ष्य के पूर्ण अनुभव संवेदन के प्रत्यक्षण में परिवर्तित करने में भूमिका निभाता है। इस प्रकार संवेदनाएं चेतना के कच्चे तत्व के माने जाते हैं। जब संवेदनाएं को अतीत में अनुभव के संबंध में कुछ अर्थ दिया जाता है, तो इसे प्रत्यक्षण कहा जाता है। ये तो सबको पता है। संवेदन, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इससे पहले वाली बुक में। संवेदन का प्रत्यक्षण में यह परिवर्तन अर्थात कुछ पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदन का अर्थ दिया गया, जिसे हेमहोल्ट्ज के अचेतन अंतर्निहित की संज्ञा दी। हेमहोल्ट्ज का सुझाव था किसी भी वस्तु को दिए गए नाम के पूर्व अनुभवों को लागू करना शामिल है। गहनता के प्रत्यक्षण के उदाहरण का उपयोग करके हेमहोल्ट्ज ने इसकी समझाया गया। गहनता प्रत्यक्षण स्थान लेता है क्योंकि रेटिना छवि को एक वस्तु के कारण दो रेटिना थोड़ा अलग अलग होती है। इस प्रकार की रेटिनल असमानता एक व्यक्ति के पूर्व अनुभव के अचेतन की गहराई का कारण होती है। तो ये ला आपको थोड़ा और पढ़ के समझ लेना। हेमहोल्ट्ज ने लेंस के साथ किए गए शास्त्रीय प्रयोग में दृष्टि को विकृत करने के उसके सिद्धांत के लिए और एक सबूत प्रदान किए, जिन्हें इन प्रयोग में हेमहोल्ट्ज ने पाया कि लेंस पहनने वाले प्रयोग थे जो दृश्य लेंस के अच्छा हाँ, ये वाला प्रयोग था कि मिस्टेक्स जो हो रही थी, जो लोग से लेंस निकाल दिया गया, पहले किसी एक व्यक्ति को लेंस पहना के एक निश्चित दूरी और एक निश्चित स्थान पर तय कराया गया, फिर उससे वो लेंस निकाल के बोला गया कि आप फिर वही निश्चित दूरी की जाए। पहली बार वो गलत किया, दूसरी बार भी थोड़ा कम गलत किया, लेकिन कम समय में गलत किया। तीसरी बार वो सही की तरफ पहुंचा, लेकिन गलती का किया, लेकिन थोड़ी किया। फिर धीरे धीरे गलती कम होती गई उसकी विदाउट लेंस के साथ। सो यंग हेमहोल्ट्ज का रंग दृष्टि का सिद्धांत। सो इस सिद्धांत को ट्राइकोमेटिक तीन रंगों का सिद्धांत भी कहा जाता है। हेमहोल्ट्ज ने स्वयं सिद्धांत सिद्ध किया कि रेटिना पर तीन अलग अलग प्रकार के रंग संज्ञात्मक होते हैं। इसके अनुसार तीन प्राथमिक रंग जो लाल, हरा एवं नीला है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि यदि लाल बत्ती दिखाई देती है, तब लाल रंग के संग्राहक उत्तेजित हो जाता है, जिससे लाल रंग को संवेदन होती है। इसी प्रकार यदि हरे रंग की या नीले रंग का प्रकाश दिखाया गया, तब हरे या नीले संग्राहक उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे हरे व नीले रंग की संवेदना होती है। इसके साथ इन सभी प्राथमिक रंगों में एक साथ दिखाया गया, तब सफेद रंग का अनुभव होता है। यदि प्राथमिक रंगों में कोई भी नहीं दिखाया गया, तो यह तीनों संग्राहक के विभिन्न संयोजन को उत्तेजित करेगा, जिससे व्यक्तिपरक रंग को अनुभव होगा, जो कि तरंग दैर्घ्य के संयोजन के अनुरूप होगा। अब आ गया हम लोग का विजुअली इल्यूजन, दृश्य भ्रम। हेमहोल्ट्ज पहले से शोधकर्ता में से एक थे जिन्होंने दृष्टि भ्रम की घटना को पड़ताल की थी। हेमहोल्ट्ज के अनुसार भ्रम का उत्पन्न होते हैं जब दृष्टि अवस्था सामान्य नहीं होती। इसके कारण उन्होंने महसूस किया कि आंख में सामान्य कार्य करने के समझने के लिए इस प्रकार का भ्रम मदद कर सकता है। इसकी आश्रय यह है कि असामान्य सामान्य के अध्ययन में मदद करती है। इसके तहत हेमहोल्ट्ज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब आंख में दृष्टि विज्ञान के विश्लेषण की बात आती है, इन्होंने इसके लिए उन्होंने ऑप्टीमीटर, ऑप्थल्मोमीटर एवं ऑप्थाल्मोस्कोप जैसे ऑप्टिकल उपकरण को एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की। इस उपकरणों का प्रयोग वैज्ञानिक ने आँख की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए उपयोग किया गया था, कि आँख आपकी किस तरीके से, किस रूप में और किस दिशा में देखती है। जब उनको एक भ्रम होता है, उसकी तरफ एक किस फोकस से देखती है। श्रवण प्रशिक्षण, इसमें मेनली ये बात की गई कि आपको सुनने में किस किस ध्वनियों का कैसा कैसा उपयोग होता है और आपको उसमें क्या प्रदर्शन हो जाता है। हजारों तंत्रिका तंतु होते हैं, प्रत्येक तंत्रिका तंतु अपनी विशिष्ट तंत्रिका ऊर्जा होता है। हेमहोल्ट्ज ने कल्पना की कि बेसिकल
बेसीलर झिल्ली के साथ अलग-अलग तंतु ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के अंतर में प्रति संवेदनशील होता है। छोटे तंतु उच्च आवृत्तियों की प्रतिक्रिया करता है और लंबे तंतु निम्न आकृतियों की प्रतिक्रिया करते हैं। हेमहोल्ट्ज का मानना था कि इसका प्रकार का समान प्रक्रिया मध्य कान में होती है, जो कि बहुत ही तंतु उत्तेजन संयोजन के कारण होती है। अब आगे हम लोग का फेकनर, गुस्ताव थियोडोर फेकनर ने अपने जीवन में बहुत सी बौद्धिक खोजों को योगदान दिया है। वह एक शरीर क्रिया विज्ञानी, फिजियोलॉजिस्ट, भौतिक विज्ञानी, दार्शनिक, मनोचिकित्सक और प्रयोगात्मक भौतिकवादी थे। अपने सभी योगदानों के मध्य वह अधिकतर मनोचिकित्सा में किए गए अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। उनका थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से जीवनी टाइप दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। और मनोभौतिकी, साइकोफिजिक्स, फेकनर ने मनोविज्ञान के प्रमुख प्रस्ताव माना गया। मनोभौतिकी के प्रमुख प्रस्तावक माना गया, मतलब एक तरीके से जनक टाइप मान सकते हो। वे संवेदनाओं के प्रदर्शन के बीच संबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते थे। यह आंदोलन जितना नाम मनोभौतिकी है, उतनी पुस्तक एलिमेंटल्स ऑफ साइकोफिजिक्स से उभरा है, जो 1860 में प्रकाशित हुई। फेकनर चाहते थे कि मस्तिष्क और शरीर के बीच कार्यात्मक संबंधों को सटीक विज्ञान हो। मनोभौतिकी के अपने विचार के विकसित मस्तिष्क और शरीर के संबंध के दार्शनिक मुद्दे में फेकनर की रुचि थी। वह विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि मनोभौतिकवादी हार्वे से मस्तिष्क शरीर की समस्या को हल करने में अड़े थे। फेकनर महसूस किया कि मस्तिष्क एवं शरीर एक ही मौलिक वास्तविकता के दो पहलू हैं, जैसे कि स्पिनोजा ने इसे दी पहलूवाद कहा था। तो फेकनर ने इसे साबित करने का तरीका लेकर आए। उन्होंने महसूस किया कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर उत्तेजन के रूप में संवेदनाओं को बदला बदलाव करने के लिए कहा गया, तो यह एक व्यक्तित्व के रूप में विविध था और आसानी से प्रदर्शित हो सकता था कि एक व्यक्ति संबंध शारीरिक और मानसिक सुझाव अनुभव के फेकनर ने महसूस किया कि मानसिक संवेदनाओं को अंकगणित में बदलने के लिए शारीरिक उत्तेजनाओं को ज्यामिति के रूप में बदलना होगा। इन विचारों का परीक्षण करके फेकनर ने अंततः मनोभौतिकी के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र बनाया। शारीरिक उत्तेजनाओं एवं उन्हें संवेदनाओं को धारणाओं के बीच संबंध का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जिससे वह जागृत हुए। तो आगे बढ़ता है, क्योंकि इस पूरे बुक पे एक एग्जाम इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी, सो आप उस पर भी ये पूरी चीज और थ्योरीज देख सकते हो इजीली। तो फेकनर का संवेदन की इकाई के रूप में ध्यान देने योग्य अंतर। फेकनर का विश्वास था कि जैसे जैसे उत्तेजनाओं का परिणाम शून्य से बढ़ता है, अंततः यह एक बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उत्तेजनाओं की सहजता से पता लगाया जा सकता है। सबसे कम तीव्रता जिस पर एक उत्तेजना का पता लगाया जा सकता है, इसे पूर्ण देहली कहा जाता है। निरपेक्ष देहली इस प्रकार की उत्तेजनाओं की तीव्रता है जिसके ऊपर से संवेदन का पता लगाया जा सकता है। निरपेक्ष देहली के नीचे किसी भी संवेदना का पता नहीं लगाया जा सकता। फेकनर ने सुझाव दिया कि प्रतिक्रिया निरपेक्ष देहली के नीचे की तीव्रता के स्तर के लिए होती है, लेकिन यह प्रतिक्रिया अचेतन होती है। मनोभौतिकी विधि, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको थोड़ा सा। फेकनर ने मन और शरीर के बीच संबंधों को पता लगाने के लिए कई तरीके विकसित किए। ऐसी विधियों में एक सीमा की विधि है। सीमाओं की विधि के लिए सिर्फ ध्यान देने योग्य अंतरों की विधि भी कहा जाता है। इस पद्धति में शुरू में चर उद्दीपक के मापनक के बराबर और फिर विविधि रखा जाता है, और फिर विविधि यह मानक की अपेक्षा मजबूत और कमजोर भी हो सकता है। प्रयोज्य की उद्दीपनों की सीमा निर्धारित करनी होती है कि यह मानक बराबर माना जा सकता है। एक अन्य विधि जो फेकनर द्वारा विकसित की गई वह स्थिति उद्दीपक के विधि है। इसे इसे सही गलत मामलों की विधि भी कहा जाता है। इसे प्रयोज्य को एक जोड़ी उद्दीपक दिया जाता है। उद्दीपक
के एक जोड़े में से एक मानक है तथा शेष स्थिर है। एक अन्य जोड़े में एक प्रदर्शन का दूसरा परिणाम बदलता है। प्रयोग यह बताता है कि यदि एक चर उद्दीपक मानक से अधिक, कम या बराबर, तो फेकनर ने समायोजन की विधि को विकसित कर दिया और औसत त्रुटि की विधि भी कहा जाता है। इस विधि में प्रयोज्य की चर उद्दीपक के ऊपर नियंत्रण दिया जाता है। प्रयोज्य को उद्दीपक के परिणाम समायोजन करने और निर्देश दिए जाते हैं ताकि यह मानक उद्दीपक के बराबर हो सके। समायोजन किए जाने के पश्चात चर उद्दीपन और मानक उद्दीपन के मध्य औसत अंतर मापा जाता है। विलियम वुंड ने एक तरह से स्वतंत्र शाखा और मनोवैज्ञानिक को विकसित करने की दिशा में काम किया। इन्हीं के लिए एक मंच प्रदान किया। विलियम वुंड हेमहोज और फेकनर से अत्यधिक प्रभावित थे, जो उनके कार्यों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वुंड ने मनोविज्ञान की जड़ें प्राकृतिक विज्ञान और जैसे मनोविज्ञान के ज्ञान क्षेत्र की प्रभावी विज्ञान और विश्लेषणात्मक लक्ष्य को भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान के लिए अपनाता है। यह दृष्टिकोण बल देता है कि चर के संबंध में मनोवैज्ञानिक घटनाओं को परिभाषित करने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए और फिर इन चरों की व्याख्या के लिए प्रयोग विधि की विश्लेषणात्मक जांच का उपयोग करना चाहिए। आगे आते हैं तो उनका थोड़ा सा जीवन परिचय एक टाइप कर दिया हुआ है और फिर हम लोग आ गए चेतना पर। चेतना वुंड के मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु था जो उनके अनुसार कई अलग अलग घटकों से मिलकर बना था, जो विश्लेषण विधि या न्यूनतम विधि द्वारा ढांचा परखा जा सकता था। वुंड ने सुझाव दिया कि किसी तथ्य पर परीक्षण में पहला कदम व्यक्तिगत तत्वों का वर्णन होना चाहिए जिसका ये शामिल है। वुंड के अनुसार चेतना को सक्रिय रूप से अपनी विषय वस्तु का आयोजन किया इसलिए चेतना को घटकों और अध्ययन केवल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझ प्राप्त करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। चेतना को पढ़ना और समझना और सीखना। स्वैच्छिकवाद। वुंड ने स्वयं व्यक्तित्व व्यवस्थित होने के लिए मन की क्षमता पर बल दिया और उसी व्यवस्था को स्वैच्छिकता या स्वच्छवाद कहा जाता है। मतलब अपने मन को विकसित करना, मन पे काबू करना, ये सब तरीका व्यवस्थित करना। उन्होंने इस पद को शब्द इच्छा वाक्य के लिया जिस शब्द में इच्छा का मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए रूप में परिभाषित किया गया। स्वैच्छिक मन के विषयों इसी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी ज्ञान है। वुंड ने चेतन के तत्वों को बल नहीं दिया बल्कि संगठन या उनके तत्वों को संरक्षण में शामिल किया। योग में उनका उद्देश्य केवल चेतन समझना नहीं था जैसा कि अनुभव किया गया है, बल्कि मानसिक नियमों को भी समझना था। मध्यस्थता का तत्काल अनुभव। वुंड ने कहा कि तत्काल अनुभव और मध्यस्थता का अनुभव मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की प्रमुखता धारणा होती है। मध्यस्थता अनुभव ज्ञान प्रदान करता है या एक अतिरिक्त सूचना जो एक अनुभव के तत्वों में शामिल नहीं होती। यह एक सामान्य रूप से जिसमें अनुभव का प्रयोग दुनिया के विश्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति फूल को देखता है और उसे लाल गुलाब कहता है, तब यह व्यक्ति पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ वस्तु को पहचान कर पा रहा है। सीधी सी बात है। और तत्काल अनुभव जिस चीज को मतलब कोई एक बिच्छू डंक मार गया और उसको पता चल जाए कि वहाँ ये तत्काल अनुभव है, इसको दर्द हुआ और चुभा, इसको रोज रोज नहीं होती ये चीज, ये तत्काल अनुभव। अंतर्निरीक्षण। वुड ने अपने मनोविज्ञान के चेतना अनुभव का विज्ञान बताया है, इसलिए वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान की विधि उन चेतन अनुभव के निरीक्षण को ध्यान में रखती है। यह केवल इस तरह के अनुभव से गुजरने वाले व्यक्ति इसका निरीक्षण कर सकता है। वुंड ने निष्कर्ष निकाला कि निरीक्षण की विधि अनिवार्य रूप से अंतर्निरीक्षण को शामिल होना चाहिए। किसी भी स्वयं की मानसिक स्थिति एवं प्रक्रिया पर परीक्षा। वुंड ने इस विधि को आंतरिक परीक्षण के रूप में भी संदर्भित किया। थोड़ा सा और है यार, इसको और पढ़ लेना। चेतना के तत्व। तो चेतना के मेन 3 तत्व होते हैं। नहीं, चेतना के 3 तत्व 2 तत्व होते हैं, संवेदन और भावनाएं। और क्या बोलते हैं, भावनाओं को 3 आयाम होते हैं, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, प्रसन्नता या अप्रसन्नता, दूसरा तनाव या विश्राम और तीसरा उत्साह और अवसाद। वुंड ने सुझाव दिया कि संवेदन ज्ञानेंद्रिय उद्दीपक से पैदा होती है और परिणाम स्वरूप आवेग जीवन के मस्तिष्क में पहुंचती है। संवेदना
की उसकी तीव्रता, अवधि एवं संवेदी अंग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। संवेदनाएं सीधे संवेदी अंग से उत्पन्न होती है, बल्कि संवेदनों को व्यक्ति परख के पूरक मानी जाती हैं। इसी पे संवेदनाओं लंबी चौड़ी ये बात है। चेतन अनुभव के तत्वों का संगठन। ठीक है, प्राथमिक भागों को एकीकृत चेतन भागों में एकीकृत चेतन अनुभव को संयोजित करने के लिए इस घटना को वुंट ने अपने सिद्धांत के माध्यम से समझाया। मानसिक तत्वों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया रचनात्मक संश्लेषण है। इसे मानसिक परिणामों का नियम भी कहा जाता है जो घटक तत्वों को संयोजन से नए गुणों का निर्माण करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक प्रेरणा कौन है? तो विलियम वुंट है, सबको पता है। बचपन से ही ये चीज को तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, चाहो तो ये वाली चीज को। विलियम जेम्स। जब विलियम वुंट जर्मनी के वैज्ञानिक के विषय के रूप में मनोविज्ञान में स्थापित करने के परिश्रम कार्य कर रहे थे, तो विलियम जेम्स, जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में अपने विचारों को प्रचार कर रहे थे। जेम्स जो अब तक सबसे महान मनोवैज्ञानिक में से एक थे, मनोविज्ञान को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, लेकिन उनके विचार मनोविज्ञान की पूरी तरह अलग दिशा में ले जा रहे थे, जैसे कि वुंट ने सोचा था। अब इन दोनों के तर्क वितर्क होंगे। मनोविज्ञान के नियम, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने क्या दिया? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ने जेम्स ने तर्क दिया कि मनोविज्ञान को अनुभव तत्वों से आगे बढ़ना चाहिए एवं अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोग पर्यावरण के अनुकूल कैसे हो, उनका चेतना का क्या कहना था कुछ। विलियम वुंट ने चेतन अध्ययन के लिए दृष्टिकोण का विरोध किया। जेम्स ने वुंट की चेतन को जेम्स ने वुंट एवं चेतन के अध्ययन के लिए उनके दृष्टिकोण का विरोध किया और तर्क दिया कि यह बहुत कृत्रिम और संकीर्ण है। जेम्स इस धारणा से सहमत नहीं थे कि चेतन अनुभव छोटे तत्वों से मिलकर बना है। उनका विचार था कि यह मनोवैज्ञानिक को ने अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों भौतिक मानव में चेतन का अध्ययन करना चाहिए। भौतिक शरीर, मस्तिष्क एवं चेतन समूह अनुभवों में इनकी भूमिका का समावेश जेम्स के दृष्टिकोण का एक विशिष्ट पहलू था। मनोविज्ञान की विधियां अब ये अपने देंगे, क्योंकि मनोविज्ञान का विषय व्यक्तिगत और तत्काल चेतना से संबंधित है, अंतर्निहित एवं विलियम जेम्स ने इसे महत्वपूर्ण विधि के रूप में स्वीकार किया। लंबा चौड़ी बात है। अब इनकी व्यावहारिकतावाद और जीव संवेग और आत्म के 3 खंड, भौतिक आत्म, सामाजिक आत्म और आध्यात्मिक आत्म। सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं वैज्ञानिक लोग। इसमें हमको मोस्टली यही पढ़ना है, इसके आगे वाले चैप्टर में भी यही पढ़ना है। चैप्टर अभी यहाँ खत्म हो गया। और नेक्स्ट मिलते हैं यूनिट 3 में। अभी खंड 2 अभी स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभिक मनोविज्ञान। अब इसके आगे आएगा यूनिट 3। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कीजिएगा और अपनी प्लेलिस्ट से जुड़े रहिएगा। टाटा बाय बाय।